हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन मिलियन कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि यूट्यूब ने इसको डिलीट कर दिया था, और ताकि जो मित्र हमसे जुड़े थे वो एक बार फिर जुड़ जाएं और आपको जितनी भी जो स्टडी मटेरियल था वो आपको ज्यों का त्यों दोबारा मिलेगा और बेहतर मिलेगा। तो आज हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, और किसी भी क्वेरी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं किसी भी समय। चलिए शुरू करते हैं। फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। तो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में आज हम पढ़ेंगे 22 टॉपिक हैं आपके। बरेलेस्कू, ब्लैंक वर्स, ओपन वर्स, फ्री वर्स और वर्स लिब्रे बोलते हैं जिसको, चांसन, क्लैरीहू, कपलेट, क्लोज्ड कपलेट, ओपन और रन ऑन कपलेट, हीरो कपलेट, हीरो क्वार्टेंट, डिथीरम, एनकोमियम, एपिग्राम, प्रोथेलेमियन, एपीथेलेमियन, जॉर्जिक, हैक्यू, टंका, ले, लिम्ब्रिक, टर्सेट, विलेनेले। चलिए पढ़ते हैं। बात करते हैं बर्लेस्कू। देखिए, बर्लेस्कू को अगर हम हिंदी में बात करें तो इसका अर्थ बनता है विद्रप, और विद्रप का अर्थ होता है रूप बिगाड़ देना, और दूसरे कह सकते हैं इसको हास्य अनुकृति, कारिकेचर कह सकते हैं, कार्टून कह सकते हैं, यानी काफ़ी कुछ बर्लेस्कू को कहा जाता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि एन इनकंग्रुअस इमिटेशन, क्योंकि इसमें असमान अनुकरण होता है। इनकंग्रुअस का मतलब होता है जिसमें समानता ना हो, असमान इमिटेशन। अगर किसी व्यक्ति के आप कंपैरिजन किसी असमान चीज से कर दोगे तो ऑटोमेटिकली रिडिकुलस सिचुएशन उत्पन्न हो जाएगी। अब क्या होता है बर्लेस्कू में, ये इसकी डेफिनेशन है। इट इमिटेट्स द मैनर, द फॉर्म एंड स्टाइल और एल्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ए सीरियस लिटरेरी वर्क और ए लिटरेरी जेनर इन वर्स और इन प्रोज। बर्लेस्कू में किसी भी वर्क का, चाहे वो वर्क आपका प्रोज का हो चाहे वर्स का, पोइट्री का, उसकी स्टाइल को यानी कि उसके मैनर को इमिटेट किया जाता है और उसके सब्जेक्ट मैटर को इमिटेट किया जाता है, ताकि वट मेक्स द इमिटेशन अम्यूजिंग बाई रिडिक्यूलस डिस्पैरिटी, इसमें हास्यास्पद असमानता उत्पन्न करके उसकी मैनर के द्वारा और उसके मैटर के द्वारा एक मनोरंजन किया जाता है। तो नेचुरल ये स्टाइल जो है वो रिडिक्यूलस स्टाइल कहलाती है। अब बर्लेस्कू के अगर हम फॉर्म की बात करें तो ये फॉर्म डिपेंड करती है कि राइटर ने किस चीज़ को कॉपी किया है और उसमें क्या सब्जेक्ट मैटर डाला है। तो बर्लेस्कू इसी इमिटेशन के कारण दो प्रकार से बनता है, एक है हाई बर्लेस्कू और दूसरा है लो बर्लेस्कू। हाई में मॉक एपिक और पैरोडी आता है और लो बर्लेस्कू में ह्यूडिब्रास्टिक पोइम और ट्राइवेस्टी आता है। अदर टाइप्स जो बर्लेस्कू है वो लैम्पून और कारिकेचर हैं। अब ये हाई बर्लेस्कू और लो बर्लेस्कू क्या होता है इसको बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इफ द फॉर्म एंड स्टाइल आर हाई एंड डिग्निफाइड बट द सब्जेक्ट इज लो और ट्राइबल, वी हैव हाई बर्लेस्कू। यानी कि जब किसी भी अनुकरण में स्टाइल तो हाई हो, यानी कि जो मैनर है वो हाई हो, लेकिन जो सब्जेक्ट मैटर अप्लाई किया गया है वो लो हो, तो ऐसे इसको हम हाई बर्लेस्कू कहेंगे। इसके बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझिए, एग्जाम्पल लेते हैं हम पैराडाइज लॉस्ट का। इसमें हाई स्टाइल की बात करेंगे। हाई स्टाइल मतलब ग्रैंड स्टाइल। इस ग्रैंड स्टाइल में क्या होता है, जॉन मिल्टन ने ब्लैंक वर्स का यूज किया, यानी कि आयम्बिक पेंटामीटर का, उच्च प्रकार के एल्यूजन्स लिए। दूसरे जो लैंग्वेज डिक्शन यूज किया वो फॉर्मल डिक्शन था, यानी कि एक प्रकार का स्टैंडर्ड डिक्शन था। इसके बाद इन्होंने एपिक सिमिली का यूज किया। तो कुल मिलाकर के जो स्टाइल कहलाई, इन सबको मिलाकर वो ग्रैंड स्टाइल थी।
और दूसरी बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर की। तो सब्जेक्ट मैटर भी उनका ग्रांड था, क्योंकि मैन के फाल पर लिखा, पैराडाइज पे लिखा, ईश्वर पे लिखा, सैटर्न पे लिखा, वन के सब्जेक्ट मैटर बहुत ग्रांड था। तो दोनों ग्रांड स्टाइल और ग्रांड सब्जेक्ट मैटर मिलाकर के एपिक बना। अब हाई बर्लेस्क में क्या होता है, स्टाइल तो ग्रांड हो गई, लेकिन जो सब्जेक्ट मैटर वो तुच्छ हो जाता है, तो आपका जो बर्लेस्क बनता है वो हाई बर्लेस्क बनता है। समझ गए होंगे हमारी बात को। अब मॉक हीरो इसका एक एग्जाम्पल है, जो कि रेप ऑफ द लॉक अलेक्जेंडर पोप का है। तो इसमें रेप ऑफ द लॉक में स्टाइल डिग्निफाइड है, कहने का अर्थ है इन्होंने हीरो कफलेट का यूज किया है और शानदार एल्यूजन्स यूज किए हैं। देखिए उदाहरण जो लिए हैं वो भी उस प्रकार के हैं, लेकिन सब्जेक्ट मैटर क्या है, बेलिंडा का जो चोटी काटा जाना, इतना ही तो तुच्छ सा सब्जेक्ट है। तो तुच्छ से सब्जेक्ट पर हाई स्टाइल, इसको बोलते हैं मॉक एपिक। तो डेफिनेशन से पढ़ लेते हैं। अ मॉक एपिक और मॉक हीरोइक पोएम इज डिस्टिंग्विश्ड एज द टाइप ऑफ पैरोडी विच इमिटेट्स बोथ द इलेबोरेट फॉर्म एंड द सेरेमोनियस स्टाइल ऑफ द एपिक जेनर। यानी कि एपिक की स्टाइल को, यानी कि ग्राइंड स्टाइल को कॉपी करता है, बट अप्लाइज इट टू नरेट ए लेंथ अ कॉमन प्लेस और ट्राइबल सब्जेक्ट मैटर। इसको आम और तुच्छ से सब्जेक्ट मैटर पर उस ग्रैंड स्टाइल को अप्लाई किया जाता है, तब ये आपका मॉक एपिक बनता है। समझ गए होंगे हमारी बात को। दूसरे पढ़ते हैं पैरोडी। अब पैरोडी में क्या होता है, सीधे सीधे किसी भी राइटर के वर्क का ज्यों का तो इमिटेशन होता है उसकी स्टाइल का, और लो सब्जेक्ट पर। पैरोडी को हम बोलते हैं हास्य अनुकृति। क्या बोलते हैं, हास्य अनुकृति। पैरोडी सीधे हास्य अनुकृति होती है किसी भी सीरियस वर्क का। तो पैरोडी इज रिलेटेड टू बर्लेस्कू इन इट्स एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में तो बर्लेस्कू ही है। ऑफ सीरियस स्टाइल ऑफ ए रिडिकुलस सब्जेक्ट, सीरियस स्टाइल टू ए रिडिकुलस सब्जेक्ट, यानी कि एक हास्यास्पद सब्जेक्ट की पर सीरियस स्टाइल का उपयोग किया जाता है। इन्होंने जॉन फिलिप्स का एक वर्क है द स्प्लेंडेड सीलिंग। तो इस स्प्लेंडेड सीलिंग में इन्होंने जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट की स्टाइल को, यानी कि उनकी ब्लैंक वर्स को, उनके एल्यूजन्स को, उनके डिक्शन को बिल्कुल कॉपी किया है, पूरी पोएटिक स्टाइल का कॉपी किया है। क्योंकि तो इनका ये वर्क जो है ये पैरोडी है पैराडाइज लॉस्ट का। इंपॉर्टेंट ये बनता है ये पैराडाइज लॉस्ट की पैरोडी है। दूसरी बात, ये जॉन फिलिप्स जॉन मिल्टन के बहुत बड़े जो है सम्मान, उनकी पोएटिक स्टाइल का बहुत बड़ा सम्मान करते थे। इनकी दो पोइम है, उनके पोइम के मैं नाम ले रहा हूं। एक है सिडर और दूसरी है ब्लेनहेन। इन दोनों पोइम में ये इनकी सीरियस स्टाइल को कॉपी करते हैं और इनकी पोइम भी ये सीरियस हैं। तो ये तो उच्च स्टाइल हो गई, लेकिन इस पोइम में इन्होंने इसको पैरोडी दी है। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे पैरोडी लगेगी आपको। देखिए स्टाइल कितनी शानदार है इन लाइन्स की। हैप्पी द मैन हु वॉइड ऑफ केयर्स एंड स्ट्राइफ। खुश है वह व्यक्ति जो चिंताओं से और झगड़ों से मुक्त रहता है। इन सिल्किन और लेदन पर्स रिटेन आ स्प्लेंडेड सीलिंग। और अपने रेशमी और चमड़े के पर्स में एक शानदार सीलिंग रखता है। अब देखिए जरा तुच्छ सी बात कर दी हाई स्टाइल में, एक चमड़े के और सिल्किन के पर्स में एक शानदार सीलिंग रखता है। एक सीलिंग बहुत बड़ी नहीं होती। ही नॉर हियर्स विद पेन न्यू ऑयस्टर क्राइज नॉर साई फॉर चीयरफुल एल। एल होती है शराब। वह ना तो सीप का दर्द सुनता है और ना ही शराब की आहों को सुनता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ, देखिए समुद्र के किनारे सीप को भोजन बनाया जाता है, तो सीप जिंदा तली जाती हैं कढ़ाई में, तो उसकी किराई को नहीं सुनता और ना ही शराब की आहों को सुनता है।
अब हम बात करते हैं लो बर्लेस्को की। तो लो बर्लेस्को में क्या होता है, अब स्टाइल ग्रांड नहीं रही, अब स्टाइल लो स्टाइल हो जाएगी। तो लो स्टाइल का मतलब है इनफॉर्मल लैंग्वेज, इनफॉर्मल लैंग्वेज है। इफ द सब्जेक्ट इज हाई इन स्टेटस एंड डिग्निफाइड बट फॉर्म एंड स्टाइल आर लो एंड अनडिग्निफाइड, वी हैव लो बर्लेस्को। अब एग्जाम्पल समझिए, अगर कोई भी महान व्यक्ति है, ये महान व्यक्ति पर जो भाषा यूज होनी चाहिए, जो लैंग्वेज यूज होनी चाहिए, वो फॉर्मल लैंग्वेज यूज होनी चाहिए, डिग्निफाइड लैंग्वेज यूज होनी चाहिए। अगर उस उच्च प्रकार के व्यक्ति पर, कुलीन व्यक्ति पर, राजा महाराजाओं पर, कोर्टियर्स पर अगर आप लैंग्वेज तुच्छ प्रकार की यूज करोगे तो स्थिति जो है वो रिडिकुलस हो जाएगी। तो लो बर्लेस्को यही है। इसका एग्जाम्पल है ह्यूडिव्रास्टिक पोइम, जो कि सैमुअल बटलर ने लिखी है, ह्यूडिव्रास। तो जो भी पोइम सैमुअल बटलर की कॉपी करती हैं तो वो ह्यूडिव्रास्टिक पोइम कहलाती हैं। तो इसमें क्या लिखा है, इट टेक्स इट्स नेम फ्रॉम सैमुअल बटलर्स पोइम ह्यूडिव्रास। तो ह्यूडिव्रास सैमुअल बटलर की पोइम है, उससे इस ह्यूडिव्रास्टिक पोइम का नाम लिया गया है। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, किसको क्रिटिसाइज किया है, किसको सटायर किया है, देखिए। इन इट ही satirized rigid Puritanism by describing the adventures of Puritan knights सर ह्यूडिव्रास। एक प्यूरिटन नाइट्स हैं सर ह्यूडिव्रास, उनके एडवेंचर्स को सैमुअल बटलर ने डिस्क्राइब किया है और इस तरह उन्होंने सटाराइज किया है रिगिड प्यूरिटनिज्म को, यानी कि प्यूरिटनिज्म की जो कठोरता है उसको इन्होंने सटायर किया है। तो क्या थी प्यूरिटनिज्म की कठोरता, उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। आप जानते हैं कि 1642 में आपके थिएटर बंद कर दिए गए थे, जो कि रीस्टोरेशन पीरियड में 1660 में दोबारा रीओपन हुए। क्यों किया गया, क्योंकि जो प्यूरिटन लोग थे वो मनोरंजन को बहुत अच्छा नहीं मानते थे। उन्होंने बहुत धार्मिक नियम और कानून लगा रखे थे, लोगों को संयमित यानी कि कन्फाइंड जीवन जीने के लिए बाध्य किया गया था। तो लोग प्यूरिटनिज्म से उकता गए थे, तभी तो उन्होंने उसको चार्ल्स सेकंड को वापस लाए थे। तो इस रिगिड प्यूरिटनिज्म, इस कठोर प्यूरिटनिज्म से बचने के लिए चार्ल्स सेकंड को लाया गया था और इसी प्यूरिटनिज्म को इन्होंने ह्यूडिव्रास्टिक जो पोइम है ह्यूडिव्रास, उसमें प्यूरिटनिज्म को क्रिटिसाइज या सटाइरिस किया है। अब हम बात करते हैं अगली, ट्रावेस्टी। देखिए, ट्रावेस्टी का जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है भोला। अब भोला का अर्थ आप जानते हो, जो अलग प्रकार का लगे, जो सबसे अलग लगे। तो देखते हैं इसमें क्या है, समथिंग दैट डज नॉट हैव द क्वालिटीज और वैल्यू दैट इट शुड हैव। नहीं, कोई व्यक्ति जिसमें वो क्वालिटी और गुण नहीं होते जो उसमें रखने चाहिए। इन द वे दैट इज ऑफन शॉकिंग एंड ऑफेंसिव, इस तरह जो होता है वो काफी शॉकिंग होता है और ऑफेंसिव होता है। तब ऐसी चीज को, ऐसी रचना को हम ट्रावेस्टी बोलते हैं। और समझिए, एग्जाम्पल देते हैं, एक व्यक्ति जो है बहुत तगड़ा सा व्यक्ति बुलेट पे बैठकर आता है, तगड़ा शरीर से बहुत अच्छा है, लेकिन जब वो बुलेट से नीचे उतरता है, अगर उसकी आवाज़ थोड़ी सी पतली हो जाए लड़कियों जैसी, तो कितना भौड़ा लगेगा। तो ऐसी सिचुएशन को हम, ऐसी पोइम को हम, जो कंपैरिजन किया जाता है, जो इमिटेट किया जाता है, उसको हम ट्रावेस्टी बोलते हैं। इन द ट्रावेस्टी मॉक्स ए पर्टिकुलर वर्क बाई ट्रीटिंग लॉफ्टी सब्जेक्ट इन ए फ्रिवलस एंड अनडिग्निफाइड मैनर एंड स्टाइल, यानी कि तुच्छ और अनडिग्निफाइड मैनर से किसी भी वर्क को, पर्टिकुलर वर्क को जब इमिटेट किया जाता है तो उसको हम ट्रावेस्टी बोलेंगे। एग्जाम्पल है इसका, सर्वेनेंट्स का डॉन डॉक्स्टू जो है इज ए ट्रावेस्टी ऑफ सिविलरिक रोमांसेस। जो सिविलरिक रोमांस हैं
मिडिल एज के, उसको इन्होंने डॉन क्वेक्सटो में क्रिटिसाइज किया है। और जेम्स जॉयस की जो यूलिसिस रचना है इज ए पार्टली ट्रावेस्टी ऑफ होमर्स ओडिसी, ये होमर की ओडिसी की थोड़ी सी व्यंग है, ट्रावेस्टी है। अब दूसरे फॉर्म की बात करें, एक है लैम्पून। लैम्पून क्या है? देखिए, अगर लैम्पून को हिंदी में कहेंगे तो वो होता है कटाक्ष। और कटाक्ष का मतलब जानते हो, सीधे सीधे किसी पर व्यंग करना, सीधे सीधे किसी की मजाक उड़ाना, निंदा करना, हंसी उड़ाना कह सकते हो। तो जो जिसमें सीधे सीधे हंसी उड़ाई जाती है तो वो कटाक्ष कहलाता है या लैम्पून कहलाता है। तो क्या है लैम्पून? एन इंसल्टिंग रिटन अटैक अपॉन ए रियल पर्सन इन वर्स और प्रोज, यानी कि किसी रियल पर्सन पर सीधे और सीधे इंसल्टिंग अटैक करना कटाक्ष होता है, लैम्पून होता है। इट यूजुअली इन्वॉल्व्स कारिकेचर एंड रिडिक्यूल। इसमें कारिकेचर जानते हो, जो आपके कार्टून टाइप का होता है, तो उसको हम कारिकेचर बोलते हैं। उसको रिडिक्यूल किया जाता है, उसकी हंसी उड़ाई जाती है। जॉन ड्राइडर ने एब्सोलम एंड एकिटोपल जो उनकी रचना है, इसमें जिमरी जो कि आपके ड्यूक ऑफ बकिंगम थे, उनके कंटेम्परेरी थे ड्राइडन के, उनको इन्होंने सीधे सीधे लैम्पून किया है। अब बात करते हैं कारिकेचर। तो कारिकेचर तो जानते ही हो आप, सीधे कार्टून होता है। इसका क्या अर्थ होता है? कार्टून होता है ये। तो कार्टून का मतलब है शब्दों के द्वारा कार्टून होता है। किसी की नाक बढ़ा दी, किसी की कान बढ़ा दिया, यानी कि उसको बेढंगा बना दिया। तो किसी की दिखे वही, लेकिन आपने मोबाइल्स पे या टीवी पे बहुत सारे देखे होंगे कार्टून, जो हमारे नेताओं के कार्टून्स बनाए जाते हैं, तो उसको हम कारिकेचर बोलते हैं। अब पिक्चर और डिस्क्रिप्शन, ये पिक्चर भी हो सकती है, हमने तो पिक्चर ही देखी है। और डिस्क्रिप्शन ऑफ समबडीज दैट मेक्स हिज और हर अपीयरेंस, बिहेवियर एंड मोर एक्सट्रीम देन इट रियली इज। तो इसमें क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के हाव भाव को, किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर को इस तरह प्रस्तुत किया जाता है ताकि वो फनियर लगे, ताकि वो मजाकिया लगे। तो समझ गए होंगे बर्लेस्की की फॉर्म थी। अब हम बात करते हैं ब्लैंक वर्स की। ब्लैंक वर्स की जो डेफिनेशन है, अ वर्स कंसिस्ट ऑफ लाइन्स ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर, यानी कि वो वर्स जिसमें आयम्बिक पेंटामीटर की लाइन होती है, यानी कि 5 स्ट्रेस आयम्बिक वर्स होती है, विच आर अनराइम्ड, और जो कि अनराइम्ड होती है। यानी कि वर्स तो आयम्बिक पेंटामीटर में होगी, लेकिन जो लाइन है वो राइम नहीं होगी उनमें। हैंस द टर्म कॉल ब्लैंक ड्यू टू अनराइम्ड। तो यही कारण है कि अनराइम के कारण ये ब्लैंक वर्स कहलाती है। यानी कि रिदम तो है भाई, रिदम कौन सी है? आयम्बिक रिदम है। तो आयम्बिक रिदम है लेकिन अनराइम्ड है, तो वो चीज कहलाएगी ब्लैंक वर्स। तो आयम्बिक तो आप जानते ही हो, अनस्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस सिलेबल। पहला अनस्ट्रेस होता है, दूसरा स्ट्रेस सिलेबल होता है, तो उसको हम आयम्बिक बोलते हैं। और ऐसे ही 5 जो होते हैं फीट, उनको हम आयम्बिक पेंटामीटर कहते हैं। ब्लैंक वर्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने पढ़ा भी होगा तो यहां भी पढ़ लीजिए दोबारा, कि ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस किया है अर्ल ऑफ सरे ने, और जिनके साथ रहे हैं सर थॉमस वॉट। उन्होंने क्या किया? उन्होंने हीरो कपलेट लाए थे। हिज ट्रांसलेशन ऑफ बुक, वो सोनेट, उन्होंने सोनेट इंट्रोड्यूस किया था, और इन्होंने ब्लैंक वर्स, हीरो कपलेट तो चौसर लेके आए थे, सॉरी। ब्लैंक वर्स वाज इंट्रोड्यूस बाय अर्ल ऑफ सरे इन हिज ट्रांसलेशन ऑफ बुक्स 2 एंड बुक 4 ऑफ वर्जिल्स द एनियड। तो वर्जिल्स की जो आपके रोमन पोइट हैं, उनकी रचना है एनियड। इसकी उन्होंने बुक 2 और बुक 4 को जब ट्रांसलेट किया था, तो उस ट्रांसलेशन में उन्होंने ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस किया। अब बात करते हैं ओपन वर्स की। तो देखिए,
वर्स का मतलब जानते हो जिसमें थोड़ी सी भी रिदम होती है, रिदम होती है, बिना रिदम के वर्स नहीं कहलाती। लेकिन अगर वो रिदम इरेगुलर है, रिदम कैसी है, इरेगुलर है, और उसमें स्ट्रेस और अनस्ट्रेस का ध्यान नहीं रखा जाता, तो उसको हम फ्री वर्स बोलेंगे। तो इसमें फ्री वर्स में जो 3-4 बातें हैं वो समझ लीजिए, याद हो जाएगी। फ्री वर्स इज समटाइम्स रेफर्ड एज ओपन फॉर्म वर्स, इसको ओपन फॉर्म वर्स भी कहा जाता है। इट्स फ्रेंच टर्म इज वर्स लिब्रे, तो वर्स लिब्रे इसको फ्रेंच में कहा जाता है। इट इज ओरिजिनेट इन फ्रांस, ये 2-3 बातें ध्यान रखेंगे आप। अ काइंड ऑफ पोइट्री दैट डज नॉट कन्फर्म टू, तो इसमें क्या होता है वो देखिए। फ्री वर्स क्या है, अ काइंड ऑफ पोइट्री दैट डज नॉट कन्फर्म टू, जो अनुरूप नहीं होती है, समान नहीं होती है, एनी रेगुलर मीटर। फ्री वर्स की डेफिनेशन है ये, फ्री वर्स में कोई भी रेगुलर मीटर नहीं होता है। अभी हमने आइएम्बिक पेंटामीटर की बात की थी, तो इसमें रेगुलर मीटर नहीं होता है, यहाँ अलग मीटर, ये अलग मीटर, ये अलग मीटर, रेगुलर मीटर नहीं होता है। दूसरी बात, द लेंथ ऑफ इट्स लाइन इज इरेगुलर, यानी फ्री वर्स की जो लाइन की लेंथ होती है वो इरेगुलर होती है। इफ इट यूज रिदम इफ एनी, तो इसमें रिदम तो हो जाती है यदि जरूरत हो। तो हम लाइन की बात कर ले रहे हैं, मान लिया पहली लाइन आइएम्बिक पेंटामीटर है कि उसमें कुल मिला के मान लें, आइएम्बिक नहीं, उसमें 10 सिलेबल हैं, हो सकता है दूसरी 12 सिलेबल की हो जाए, तीसरी 3 सिलेबल की हो जाए, और फोर्थ जो है वो टेट्रामीटर हो जाए। तो कुल मिला के जो लाइन्स की लेंथ है वो अनइक्वल होती है। और दूसरी बात करते हैं इसमें राइम की, तो इंस्टेड ऑफ रेगुलर मीट्रिक पैटर्न इट यूजेज मोर फ्लेक्सिबल केडेंसेस, तो ये केडेंसेस का यूज करता है। केडेंसेस क्या होते हैं भाई, एक ये फ्रेज है और एक दूसरी फ्रेज है, तो इन फ्रेज में समानता मिलती है। फ्रेज का जो उच्चारण है, जो प्रोनाउंसिएशन है, वो एक जैसा राइम जैसा लगता है। तो केडेंस क्या है, एन एंडिंग ऑफ रिदमिक ग्रुप, तो रिदमिक ग्रुप्स होते हैं उनकी एंडिंग होती है, एक शब्द की राइम नहीं होती बल्कि रिदमिक ग्रुप्स होते हैं, तो उसको हम केडेंस बोलेंगे। तो केडेंस की डेफिनेशन भी याद रखेंगे, द एंडिंग ऑफ ए रिदमिक ग्रुप्स। वॉल्ट विटमैन की लीव्स ऑफ ग्रास और टी.एस. इलियट की वेस्टलैंड, और दूसरी जो इनका लव सॉन्ग ऑफ प्रूफ्राक है, तो वो भी जो है फ्री वर्स में लिखी गई हैं। अब हम बात करते हैं अगली पोइम, चांसन। चांसन क्या है, चांसन बोलते हैं अ फ्रेंच वर्ड फॉर अ सॉन्ग, चांसन का मतलब होता है एक गीत। आल्सो अप्लाइड स्पेसिकली द काइंड ऑफ लव सॉन्ग, तो चांसन को एक प्रकार का लव सॉन्ग भी कहा जाता है। जब फ्रेंच की बात होती है तो इसको एक सॉन्ग कहा जाता है। इसको याद रखने की बात है, चांसन में 5 और 6 मैचिंग स्टैंजास होते हैं, और इसके बाद में एक हाफ स्टैंजा होता है जिसको एनवॉय कहते हैं। तो इसमें 5 या 6 मैचिंग स्टैंजा होते हैं, एक जैसे मिलने वाले स्टैंजा होते हैं, और अंत में एक हाफ स्टैंजा होता है जिसको एनवॉय कहते हैं। तो एनवॉय क्या है, अ शॉर्ट स्टैंजा कंक्लूडिंग अ बैलेड, एक ऐसा स्टैंजा होता है जो किसी बैलेड को कंक्लूड करता है। और इसका जो सब्जेक्ट होता है चांसन का, वो कोर्टली लव होता है। ये सारी बात आप ध्यान रखेंगे चांसन की डेफिनेशन में। अब चांसन डे गेस्टे क्या है भाई, चांसन का मतलब तो गीत आप पढ़ ही चुके हो, चांसन का मतलब सॉन्ग, डे गेस्टे यानी वीर गाथा। तो इसमें क्या है, इसमें जो नाइट्स थे या किंग और क्वीन जिन्होंने बहादुरी के एक्सप्लॉइट्स किए, बहादुरी के कारनामे किए, तो उनके कारनामों को जो पोइम गाती है उससे हम कहेंगे चांसन डे गेस्टे। तो क्या अर्थ है, सॉन्ग ऑफ डीड्स, यानी कि बहादुरी के गीत, जिसको बोलते हैं वीर गाथा गीत। इट इज ए काइंड ऑफ शॉर्टर एपिक पोइम इन ओल्ड फ्रेंच कंपोज्ड बिटवीन लेट 11th सेंचुरी एंड द अर्ली 14th सेंचुरी, यानी कि 11वीं शताब्दी और 14वीं शताब्दी के बीच इनको लिखा गया, यानी फ्रेंच में लिखा गया, फ्रांस की बात होती है।
It celebrates the historical and legendary exploits of शोर्लेमैन। शार्लेमैन जो है रोमन एम्परर थे और फ्रैंको के राजा थे। तो इनके शार्लेमैन के जो 18वीं सेंचुरी के एक एम्परर थे, इनके दौरान आर्ट, रिलीजन और कल्चर में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई थी फ्रांस में। तो इनके कारनामों को, इनके लेजेंडरी एक्सप्लॉइट्स को और दूसरे फ्रैंकिश जो फ्रांसीसी नॉबल थे उनको गाया जाता है। चांसन डे गेस्टे। क्लैरी ह्यू अगली रचना है, क्लैरी ह्यू। ये क्या होती है भाई? ये है राइमिंग कपलेट विद लाइन्स ऑफ अनइक्वल लेंथ एंड रेफरिंग टू ए फेमस पर्सन। तो समझ लीजिए क्लैरी ह्यू एक क्या है? एक कपलेट होता है 2 लाइन का, और वो कपलेट राइम तो करते हैं लेकिन लेंथ जो है वो उनकी अनइक्वल है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पहली लाइन में तो पेंटामीटर है और दूसरी लाइन में हेक्सामीटर हो गया, दूसरी लाइन थोड़ी लंबी हो गई लेकिन राइम कर रहे हैं, तो ऐसी रचना को हम क्या बोलेंगे? क्लैरी ह्यू। तो राइमिंग कपलेट विद लाइन्स ऑफ अनइक्वल लेंथ एंड रेफरिंग टू ए फेमस पर्सन, और फेमस पर्सन को रेफर करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 मीट्रिकल ऑकवर्ड कपलेट, 2 मीट्रिकल ऑकवर्ड कपलेट होते हैं। ऑकवर्ड का मतलब भी कपलेट मिलने चाहिए, उनकी लाइन और रिदम और जो लेंथ है वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, लेकिन ये क्या होता है? ऑकवर्ड कपलेट। दूसरा जो प्रश्न बन सकता है, दिस फॉर्म ऑफ कॉमिक वर्स नेम्ड आफ्टर इट्स इन्वेंटर एडमंड क्लैरी ह्यू बेंटले, इनके नाम पर इसको इन्वेंट किया गया है। और दूसरी है ये जो है कॉमिक वर्स है। क्लैरी ह्यू क्या है? कॉमिक वर्स है, इसको भी ध्यान रखेंगे। कपलेट तो जानते हो, अभी हमने क्लैरी ह्यू में पढ़ा था कि ऑकवर्ड कपलेट है। अब कपलेट क्या है? कपलेट का मतलब है 2 लाइन की एक पोइम। अ कपलेट इज ए पेयर ऑफ राइम्ड लाइन्स दैट आर इक्वल इन लेंथ, जो लेंथ में इक्वल है। यानी कि ये ऑक्टोमीटर में है तो ये ऑक्टोमीटर में है, अब ये पेंटामीटर में तो ये भी पेंटामीटर में है, ये हेक्सामीटर में तो ये हेक्सामीटर में है। यानी कि लेंथ जो है दोनों की इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, और बाद में यहाँ पर राइम भी होनी चाहिए। तो ये इसकी शर्त है। तो पहले बता रहे हैं ये डेकासिलेबिक। तो डेकासिलेबिक का मतलब ऑक्टोसिलेबिक। डेका का मतलब 10 होता है, यानी कि 10 सिलेबल पोइम, जिसको बोलते हैं हीरोइक कपलेट। हीरो कपलेट किसे बोलते हैं? वो डेकासिलेबिक पोइम, वो पेंटामीटर पोइम। अगर आइमिक पेंटामीटर की बात करेंगे, आइमिक पेंटामीटर बात करेंगे तो वो आपका हीरो कपलेट बन जाएगा। तो डेकासिलेबिक जिस सिलेबल में जिस कपलेट में 10 सिलेबल होते हैं वो आपका हीरोइक कपलेट कहलाता है। 2 आइमिक पेंटामीटर लाइन्स राइमिंग इन पेयर्स, तो 2 आइमिक पेंटामीटर लाइन्स जो पेयर में राइम होती हैं उनको हम हीरो कपलेट बोलते हैं। एग्जाम्पल है अलेक्जेंडर पोप के, वी थिंक आवर फादर्स फूल सो वाइज वी ग्रो, आवर वाइज सन्स नो डाउट विल थिंक अस सो। देखिए 10 लाइन्स की 10 सिलेबल की दोनों लाइन है और बाद में ये राइम भी कर रही हैं। अब ऑक्टोसिलेबिक ये 8 लाइन की हो गई, 8 सिलेबिक हो गई, यूजुअली कंसिस्टिंग 4 आइम्बिक फीट। तो इसमें सामान्यतः 4 आइम्बिक फीट होते हैं। ऊपर वाले में कितने थे? 5 आइम्बिक फीट थे। एंड एंड्रू मार्वेल्स टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, इसकी एग्जाम्पल है, द ग्रेव्स ऑफ फाइन एंड प्राइवेट प्लेस बट नन आई थिंक डू अदर एम्ब्रेस। तो ये दोनों राइम कर रही हैं लेकिन 8 सिलेबल है इसमें। क्लोज्ड कपलेट क्या होता है? देखिए ये कपलेट है, तो क्लोज कपलेट का मतलब अपने आप में पूरी पोइम का अर्थ रखता हो, यानी कि पूरे स्टेंजा जो है एक पूरा का पूरा अर्थ रखती हो। अगर हम हिंदी में एग्जाम्पल लें तो आपने कबीर के दोहे, बिहारी के दोहे सुने होंगे, तो उन दोहों में एक पूरी थीम होती थी,
तो क्लोज कपलेट इज टू लाइन यूनिट ऑफ वर्स दैट डू नॉट एक्सटेंड देयर सेंस बियॉन्ड द लाइन एंड, यानी कि इनका सेंस जो है उन लाइन से परे नहीं होता, उन्हीं लाइन में ही सारा सेंस निर्भर करता है। अब शेक्सपियर का जो फाइनल कपलेट होता है सोनेट में, वो आपका क्लोज्ड कपलेट का एक एग्जाम्पल है। व्हेन द लाइन्स आर इन आयमिक पेंटामीटर दे आर रेफर्ड टू एज हीरोइक वर्स। लेकिन जब ये कपलेट आयमिक पेंटामीटर बन जाते हैं तो हीरोइक वर्स बन जाती है। अब आपने देखा आपका हीरोइक कपलेट यानी कि क्लोज्ड कपलेट, तो ओपन कपलेट क्या होगा, यानी कि रन। अब यहाँ पर क्या होता है, लाइन तो दोनों की बराबर होती हैं, लेकिन इसका जो अर्थ होता है वो अगली लाइन पर आकर चढ़ जाता है। तो देखिए क्या इसमें एग्जाम्पल है, अ कपलेट दैट फ्लोज फ्रॉम द फर्स्ट लाइन टू द सेकेंड लाइन, यानी कि ऐसा कपलेट जो फर्स्ट लाइन का जो लाइन होती है वो दूसरी लाइन पर चढ़कर जाती है, यानी कि सेंटेंस अधूरा रहता है और दूसरी लाइन में जाकर के वो सेंटेंस पूरा होता है। एज वन कंटिन्यूअस सेंटेंस इज एन ओपन कपलेट। देखिए क्या एग्जाम्पल है, येट येट आई लव फ्रॉम अल्वेट इट केम्स एंड इलियोसा येट मस्ट किस द नेम। तो ये केम के बाद यहाँ पर लाइन जो है, सेंटेंस जो है कंटिन्यू रहा है, तो इसको हम बोलेंगे रन ऑन कपलेट। अलेक्जेंडर पोप का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं हीरोइक क्वार्टन की। तो देखिए हीरोइक का मतलब अभी बात हो रही थी आयम्बिक पेंटामीटर में दो लाइन और जो राइम करती हैं वो हीरोइक कपलेट, और ऐसी चार लाइन होती हैं उसको बोल देंगे हीरोइक क्वार्टन। तो क्वार्टन का मतलब जानते हो, फोर लाइन स्टेंजा। तो हीरोइक क्वार्टन क्या होता है, अ फोर लाइन स्टेंजा इन आयम्बिक पेंटामीटर राइमिंग ए बी ए बी। इस राइम का आयम्बिक पेंटामीटर की जो फोर लाइन स्टेंजा होता है उसको बोलेंगे हीरोइक क्वार्टन। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये पूछा जाता है कि टॉमस ग्रे की जो रचना है एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, उसकी जो लाइंस हैं वो हीरोइक क्वार्टन है, हीरोइक कपलेट नहीं है। हीरोइक क्वार्टन का एग्जाम्पल है डे, बे, ली और बन। तो इस प्रकार ये जो बनता है ये हीरोइक क्वार्टन है। अब बात करते हैं बैलेड स्टेंजा। तो बैलेड स्टेंजा भी आपका फोर लाइन का होता है, ये भी एक क्वार्टन होता है, लेकिन इसमें लाइन जो है वो अनइक्वल लेंथ की होती हैं। डेफिनेशन पढ़ देते हैं बैलेड स्टेंजा की। द बैलेड स्टेंजा कंसिस्ट ऑफ टोटल फोर लाइन्स, यानी कि इसमें चार लाइन्स होती हैं। फर्स्ट एंड थर्ड लाइन्स इन आयम्बिक टेट्रामीटर, पहली और जो तीसरी लाइन होती हैं वो आयम्बिक टेट्रामीटर में होती हैं, यानी कि जिसको कहते हैं 4 फीट की लाइन होती हैं। एंड द सेकेंड एंड फोर्थ लाइन रिटन इन आयम्बिक ट्राईमीटर, और तीसरी और जो दूसरी और जो चौथी लाइन होती है वो आयम्बिक ट्राईमीटर में होती है, यानी कि 3 फीट की लाइन होती हैं। और राइम स्कीम क्या होती है, ए बी और सी बी। देखिए एग्जाम्पल है एसटी कॉलेज का, पहली और तीसरी लाइन बराबर होती हैं, इनकी 4 फीट मान लो इसमें, और इसमें 3 फीट। ऑल इन ए हॉट एंड कॉपर स्काई द ब्लडी सन एट नून राइट अप अबव द मास्ट डिड स्टैंड एंड नो बिगर देन द मून। तो समझ गए होंगे आप। तो राइम ऑफ एंशिएंट मार्टर जो कि एसटी कॉलेज की रचना है उसकी राइम्स हैं। अब बात करते हैं डिथीरैम। डिथीरैम जो एक है ये सॉन्ग ऑफ हिम्न कह सकते हो, एक प्रकार के हिम्न है। अ कोरल हिम्न, इनके जो समूह स्तुति है ऑफ एंशिएंट ग्रीस की। और इस डिथीरम में क्या होता है, इट इज संग एंड डांस इन ऑनर ऑफ डायनासिस। तो डायनासिस जो कि गॉड है ऑफ वाइन एंड फर्टिलिटी, यानी कि शराब और प्रगति का, उत्पत्ति का, तो उसके सम्मान में ये गीत गाया जाता है जिसको हम डिथीरम बोलते हैं। एनकोमियम ये सॉन्ग ऑफ प्रेज है, ये इसी नाम से ही पूछा जाता है।
एपिग्राम जिसको हम बोलते हैं सूक्ति, क्या बोलते हैं? सूक्ति बोलते हैं, अच्छी उक्ति। द टर्म इज नाउ यूज्ड फॉर ए स्टेटमेंट, ये टर्म जो है स्टेटमेंट के कथन के लिए, विट्टी कथन के लिए इसको यूज किया जाता है। इन वर्स और प्रोज, चाहे ये वर्स में हो सकती है तो प्रोज में भी हो सकती है। विच इज टर्स, पॉइंटेड एंड विट्टी, जो काफ़ी संक्षिप्त होती है। पॉइंटेड माने चुभने वाली, सीधे असर करने वाली होती है, और विट्टी, और इसमें ज्ञान भरा होता है, इनकी बौद्धिकता भरी होती है। द एपिग्राम में बी एनी सब्जेक्ट इन एनी मोड, नहीं किसी भी सब्जेक्ट पर इसको एपिग्राम को लिखा जा सकता है। जैसे ये अमेट्री हो सकती है, अमेट्री का यहाँ अर्थ है ये श्रृंगार और प्रेम से परिपूर्ण हो सकती है। एल्जियाक यानी कि दुख भरी हो सकती है। मेडिटेटिव चिंतापूर्ण हो सकती है। कंप्लीमेंट्री यानी पूरक करने वाली हो सकती है। और एनेक्डोटल यानी कि कहानियों जिसमें छिपी हो सकती हैं या सटारिक हो सकती है। प्रोथैलेमियन, तो प्रोथैलेमियन को आप जानते ही हैं, वैवाहिक गीत, तो ये विवाह के पूर्व का गीत होता है। इट इज ए नप्सियल सॉन्ग, यानी कि ये एक नप्सियल की मीन्स वैवाहिक विवाह का गीत है। प्रो का मतलब होता है बिफोर, तो इसका मतलब है अ सॉन्ग सेलिब्रेटिंग द कमिंग मैरिज, तो ये सॉन्ग जो है आने वाली शादी के लिए गाया जाता है, यानी कि उसके उत्साह को मनाने के लिए ये गाया जाता है। और इस टर्म को इन्वेंट किसने किया? एडमंड स्पेंसर ने। तो एडमंड स्पेंसर की दूसरी जो रचना है वो है एपिथैलेमियन, तो वो भी एक वैवाहिक गीत है। फॉर द टाइटल ऑफ दिस पोइम सेलिब्रेटिंग वेडिंग ऑफ कैथरीन एंड एलिजाबेथ समरसेट, जो कि अर्ल ऑफ समरसेट की डॉटर थी, उनका विवाह 1596 में हुआ था। तो उनके विवाह के पूर्व यानी कि उनके इंगेजमेंट के समय और उसके बाद में ये गीत गाया गया था। आगे इसके लिटरली इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम एपिथैलेमियन, और इसको एपिथैलेमियन से लिया गया है। तो एपिथैलेमियन भी स्पेंसर की रचना है। इट्स लिटरली मीनिंग बिफोर द ब्राइडल चैम्बर, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है ब्राइडल चैम्बर से पहले। एपिथैलेमियन की बात करें तो इट इज अ पोएम रिटन टू सेलिब्रेट मैरिज, ये भी मैरिज सेलिब्रेट के लिए होता है। एडमंड स्पेंसर रोट दिस ग्रेट लिरिक एपिथैलेमियन टू सेलिब्रेट हिज ओन मैरिज दैट ही कंपोज्ड एज ए वेडिंग गिफ्ट टू हिज ब्राइड एलिजाबेथ बॉयल, तो उनकी पत्नी जो थी एलिजाबेथ बॉयल को, तो उनको इन्होंने वेडिंग गिफ्ट के रूप में एपिथैलेमियन को लिखा था। तो ये भी एक वैवाहिक पोइम है जो कि मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए होती है। और प्रोथैलेमियन मैरिज से पूर्व उसको गाया जाता है। जॉर्जिक में तो इतना ही पूछा जाता है। जॉर्जिक जो पोइम है वो ग्रामीण क्षेत्र की पोइम है जो एग्रीकल्चर से संबंधित है। आ डिडक्टिक पोइम यानी कि एक शिक्षाप्रद पोइम होती है डीलिंग विद एग्रीकल्चर और रूरल टॉपिक्स, जिसमें एग्रीकल्चर और ग्रामीण बिंदुओं को लिया जाता है। हैकू एक जापानी पोइम है, सब 17 लाइन्स की, 17 लाइन्स की पोइम है। क्या स्टेंजा है इसके वो देखते हैं। अ जापानी पोइटिक फॉर्म दैट रिप्रेजेंट इन 17 सिलेबल, जिसमें 17 सिलेबल में पोइम है। ऑर्डर्ड इनटू 3 लाइन्स ऑफ 5, 7 एंड 5 सिलेबल, यानी कि ये 3 लाइन्स की पोइम है। इसमें 5 सिलेबल हैं, इसमें 7 सिलेबल हैं, फिर 5 सिलेबल हैं। तो ये 5, 7 और 5 जो कि 17 लाइन की पोइम है, 17 सिलेबल की पोइम है, ये हैकू है। हैकू में प्रस्तुत क्या किया जाता है? प्रेजेंट्स द पोइट्स इमोशनल और स्पिरिचुअल रिस्पॉन्स टू ए नेचुरल सब्जेक्ट सीन सीजन ऑफ द ईयर, यानी कि ये मौसम का वर्णन करने वाली जो है स्पिरिचुअल और इमोशनल पोइम है। टंका भी आपकी एक जापानी पोइम है। तो द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ जापानी लिरिक पोइम ऑफ 5 लाइन्स, ये 5 लाइन की पोइम है। कंसिस्टिंग ऑफ 31 सिलेबल, इसमें 31 सिलेबल होते हैं। देखिए एग्जाम में जो टंका के बारे में पूछा जाएगा, एग्जाम में जो हैक्यू के बारे में पूछा जाएगा,
वो पूछा जाएगा कि ये कितने सिलेबल की पोइम है। देखिए 3 पोइम पूछी जाती हैं, एक हैक्यू, टंका और विले-नैले। तो विले-नैले 19 लाइन की पोइम होती है, तो पूछा जाता है विले-नैले किस लाइन की पोइम है। टंका के बारे में पूछा जाएगा कितने सिलेबल की पोइम है और कितने लाइन की पोइम है और एक एक लाइन में कितने कितने सिलेबल होते हैं। तो देखिए ये 31 सिलेबल की पोइम है। इसमें पहली लाइन में 5 सिलेबल, दूसरी में 7, फिर 5, फिर 7, फिर 7, तो कुल मिला के 31 हो जाएंगे। अगली है ले। ले का मतलब ही पोइम होता है, आ सॉन्ग और पोइम टू बी संग। लेग में बार पूछा जाएगा दिस नेम ओरिजिनली अप्लाइड टू वैरायटी ऑफ पोइम्स बाय मिडिएवल फ्रेंच राइटर्स। तो जो मिडिएवल फ्रेंच राइटर्स थे उन्होंने हर पोइम को ले कहा था। इंग्लिश पोइट यूज्ड ले सिंपली एज ए सिनोनिम फॉर सॉन्ग। तो ले को सॉन्ग भी कहा जाता है। तो समझ लीजिए किसी भी पोइम को इंग्लिश लोग या फ्रेंच लोग ले कहते थे। राउंडले, राउंडले शॉर्ट सॉन्ग होता है जिसमें एक रिफ्रेन होता है। रिफ्रेन को आप हिंदी में जानते हो टेक कहते हैं, जो बार बार रिपीट होता है। जो फ्रेज या वर्ड बार बार रिपीट होता है उसको हम रिफ्रेन कहते हैं। लिमेरिक, तो लिमेरिक जो है 5 लाइन की पोइम है। किस लाइन की पोइम है? 5 लाइन्स की पोइम है लिमेरिक। द फर्स्ट 2 लाइन्स राइम विद द 5th लाइन एंड द 3rd and 4th लाइन राइम टूगेदर। देखिए पहली दूसरी लाइन की जो राइम होती है वो 5वीं लाइन से मिलती है, तीसरी और चौथी लाइन की राइम एक जैसी होती हैं। तो इसकी जो राइमिंग स्कीम है लिमेरिक की वो ए बी बी और ए। देखिए दूसरी तीसरी लाइन, पहली दूसरी लाइन की जो राइम है वो 5वीं लाइन से मिल रही है। तो क्या याद रखना है कि लिमेरिक एक 5 लाइन की कविता है, 5 लाइन्स की पोइम है, जिसमें पहली दूसरी और 5वीं लाइन की एक ही राइम होती है और तीसरी और चौथी लाइन की एक राइम होती है। इसका एग्जाम्पल है देयर वंस वॉज ए मैन फ्रॉम ननटकेट हु केप्ट हिज कास्ट इन बकेट but his daughter named Nan ran away with a man and as for the bucket naked। मिला देखो। अब आती है विले-नैले। तो विले-नैले अभी बात की थी, ये 19 लाइन की पोइम होती है जिसमें 5 टरसेट होते हैं। टरसेट मतलब 3 लाइन की एक स्टेंजा। तो 5 3 या 15 और एक क्वार्टर होता है 4 लाइन का। तो कुल मिलाकर के ये 19 लाइन्स की पोइम होती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।